हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। आप बढ़िया से रिवाइज कर रहे हैं, आप जबरदस्त वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और लगातार आप इस कनेक्शन में हैं कि कैसे कैसे हम अपने वर्क को करेंगे, कैसे हम मोर मार्क्स फेच कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो इसी इंट्रैक्शन के लिए, इस न्यू बैच के लिए जो कि वेरी सून वुड बी देयर एट करियरवेल ऐप, हम लगातार आपसे इंट्रैक्शन बनाए हुए हैं। तो इसी इंट्रैक्शन में बात करते हैं EMRS TGT PDT इंग्लिश स्पेशल के कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे लिए प्रोबेबल हो सकते हैं। यही लिटरेरी डिवाइस जो हम लगातार इस पे कर रहे हैं, लेते हैं उनमें कुछ आगे के क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन है गाइस कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ सुटेबल क्लोजर फॉर द फॉर्मल लेटर सेंट टू अ क्लोज फ्रेंड। अब ध्यान से देखो, ये क्लोजर की बात कर रहा है, नहीं लास्ट में फॉर्मल लेटर है, लेकिन है कौन? क्लोज फ्रेंड। बेसिकली यहां पे होना चाहिए फॉर्मल, लेकिन ये कैसा बना दिया उन्होंने? फॉर्मल। तो कैसे हम उसको बेस्ट तरीके से क्लोज करेंगे? क्या ये योर्स फेथफुली है? जी नहीं, किसी बॉस के लिए होता है, योर्स सिंसियरली बॉस के लिए। लेकिन बच्चों जो लिखा वार्म रिगार्ड्स, ये वार्म रिगार्ड्स यहां पे सबसे करेक्ट बैठेगा। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? 100% इस फॉर्मल लेटर में जो कि क्लोज फ्रेंड को भेजा जा रहा है, वार्म रिगार्ड्स बनाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखो, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री। भाई मैं आपको बता दूं, दो तरह के वर्ड होते हैं, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट। ध्यान से देखो बच्चों, एक एमिग्रेंट होता है और एक इमिग्रेंट। माइग्रेंट बेसिकली जो वर्क के लिए इधर उधर घूमता रहता है, नेटिव वहां का रहने वाला, और पैरासाइट जो दूसरों पे पले बढ़े, यानी एक तरह से परजीवी, दूसरों पे जिंदा हो। तो बच्चों यहां पे जो वर्ड है इमिग्रेंट, ये पर्सन तो ऐसा है जो किसी कंट्री में आता है, लेकिन एमिग्रेंट किसी अदर कंट्री में, जैसे यहां पे एमिग्रेंट एग्जिट और इमिग्रेंट इन, ऐसे समझ लो। एक कंट्री में सेटल होने के लिए आता है इमिग्रेंट, और अगर बाहर जाता है वन हु सेटल्स इन अदर कंट्री, ये बच्चों एमिग्रेंट कहलाएगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर इन दोनों वर्ड्स में आप डिफरेंस कर सकते हैं कि दिस वुड बी देयर, ना कि इमिग्रेंट। लेते हैं जरा अगला क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ मोडस ऑपरेंडी। भाई फॉरेन वर्ड है बच्चों, अक्सर एग्जाम में पूछ जाता है ये, लाइक मोडस ऑपरेंडी क्या है, या फिर अदर वर्ड्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो मोडस ऑपरेंडी का मींस कंडीशंस ऑफ द ह्यूमन माइंड, वर्क इज वर्शिप, या फिर मैनर ऑफ ऑपरेटिंग और प्रोसीडिंग। तो बच्चों सी आंसर बनेगा। इसका आंसर हमारा क्या होगा? द मैनर ऑफ ऑपरेटिंग और प्रोसीडिंग, यानी कि प्रोसीड जो हम करते हैं, ऑपरेट जो करते हैं, उसका जो मैनर होता है, दैट इज द मोडस ऑपरेंडी। वर्ड से ही हमें पता चलता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक वाला लग रहा है, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं प्रिंटिंग प्रेस की बात करूं तो ये बनाई किसने थी? इट वाज मेड बाय गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग इन जर्मनी। ये जर्मनी में बनाई गई थी। लेकिन पहली बार इसको प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस जो किया था, वो इंट्रोड्यूस किया था 1476 में। कहां पे बच्चों? इंग्लैंड, यूके में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं इन चारों में से मिल्टन, बेकन, शेक्सपियर का तो कोई मीन्स नहीं बनता, ये विलियम कैक्सटन है। तो बच्चों विलियम कैक्सटन ने 1476 में इसको यहां पे इंट्रोड्यूस किया था। तो आंसर हमारा विलियम कैक्सटन बनेगा। गेटिंग एवरीवन? तो इट इज विलियम कैक्सटन। और फिर उन्होंने चौसर से लेके अदर ऑथर से लेके उनकी काफी सारी बुक्स को लगातार प्रिंट किया। A form of verse adopted for singing or recitation which presents a dramatic or exciting episode in simple narrative form। यानी बेसिकली क्या है, ये वर्स फॉर्म में है सिंगिंग रेसिटेशन के लिए, और ये ड्रामेटिक और एक्साइटिंग एपिसोड सिंपल नैरेटिव फॉर्म में प्रेजेंट करता है। बच्चों इसका आंसर बनेगा हमारा बैलेड, है ना। 4 लाइंस में होती है, 4 लाइन के स्टैंजा में होती है, और ये पर्टिकुलर बैलेड कहलाती है। किसी कहानी को, मिथ को, मिथिकल को लेके हम यहां पे इसको प्रेजेंट करते हैं। जैसे लिरिकल बैलेड्स आप देखेंगे, लिरिकल बैलेड्स में आप बेसिकली कहानियों को देख सकते हैं, कहानियों के थ्रू हमारे चीजों को समझाया गया है। हीरोइक कपलेट कंसिस्ट, या बच्चों हम एक और जबरदस्त यहां पे देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में शायद हमने उसको थोड़ा गलत किया था, बट नाउ द आंसर वुड बी करेक्ट। जैसे ला बेली डेम सेंस मर्सी, ला बेली डेम सेंस मर्सी, ये भी बच्चों एक बैलेड है ना। ये क्या है? एक बैलेड है जॉन कीट्स की।
पीछे एक क्वेश्चन में हम इसको लिरिक या समथिंग अदर आंसर दिया था, बट वो रॉन्ग है। इसको करेक्ट करेंगे, करेक्शन बना लेंगे कि ये एक बैलेड है। मतलब कि एक लड़की, सुंदर लड़की, वो भी कैसी, बिना दया के, बिना मर्सी के। यानी कि बेसिकली वहां पे किसको प्रेजेंट किया गया है, फेनी ब्राउनी को, जो किड से बहुत लव करती थी लेकिन फिर उसको छोड़ के चली जाती है। तो कहानी के रूप में उस चीज को बता दिया गया, यानी फॉर्म ऑफ वर्ड्स एडॉप्टेड और सिंगिंग और रेसिटेशन विच प्रेजेंट्स अ ड्रामेटिक एक्साइटिंग एपिसोड। तो बड़ा जबरदस्त एपिसोड है इसमें बच्चों। आप देख सकते हैं कैसे कैसे वो सुंदर लड़की उस नाइट को अपने जाल में फंसाती है और उसके बाद में उसे अपने कब्जे में ले लेती है, उसे जो चाहती है वो करवाती है। वो पेल काइंड का, डेड काइंड का, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस काइंड का पर्सन बन जाता है, जो कि बहुत पावरफुल था। हीरोइक कपलेट कंसिस्ट, बच्चों क्वेश्चन बनाए हीरोइक कपलेट में क्या होता है। क्या ये अ लाइन ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग 7 फीट है? जी नहीं, हेप्टा बनेगा। अ स्टेंजा ऑफ 7 लाइन? जी नहीं। वर्स लाइन विथ 7 सिलेबस? जी नहीं। आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस राइम्ड इन पेयर्स? 100% बनेगा। यानी बच्चों हीरोइक कपलेट का मीन्स ही क्या है कि जब आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस दो वहां पे राइम कर रही हो तो हीरोइक कपलेट कहना है। जबरदस्त यूज होता है हीरोइक कपलेट का। फ्रॉम द टाइम ऑफ द चौसर अप टू ड्राइडेन हम खूब सारा इनका यूज देखते हैं। क्वेश्चन बना, हु पायनियर्ड हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश? बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया कि भाई शुरुआत इसकी किसने की हीरोइक कपलेट की, जो कि आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस इन राइमिंग है। क्या ये जॉफरी चौसर है, विलियम लैंगलैंड है, ड्राइडेन है, या फिर जॉन मिल्टन है? भाई ड्राइडेन ने यूज तो बहुत किया, लेकिन बच्चों स्टार्टिंग जो हुई वो यहां से हुई, जोफ्री चौसर। बच्चों मैं आपको बता दूं, एक वर्क था इनका, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। इस वर्क में, जो कि उन्होंने क्वीन एनी के कहने पे लिखी थी, इस वर्क में इन्होंने लगभग 10 विमेन को शो किया है, जिसमें थिस्बे है, लाइक क्लियोपात्रा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और 10 महिलाओं को जम के प्रेज किया है। अब आप पूछेंगे भाई क्यों प्रेज किया, और हां प्रेज किया, और सबसे पहले इसमें हीरोइक कपलेट का इन्होंने यूज किया है। हीरोइक कपलेट का स्टार्टिंग वाज हियर फ्रॉम। बाकी इन्होंने कैंटरबरी टेल्स में भी हीरोइक कपलेट यूज किए हैं, लेकिन इसका रीजन क्या था इनकी प्रेज करने का, हीरोइक कपलेट यूज करने का? गाइस इन्होंने इससे पहले वर्क लिखा था ट्रॉयलिस, इन्होंने वर्क लिखा था ट्रॉयलिस एंड क्रिसिडी। हां सही है वर्क, ट्रॉयलिस एंड क्रिसिडी। राइट बच्चों, ये जो ट्रॉयलिस एंड क्रिसिडी था, यहां पे इन्होंने क्रिसिडी को कैसे शो किया था? एक बहुत ही अनट्रस्टवर्दी महिला की तरह से। अनट्रस्टवर्दी, ये अनट्रस्टवर्दी क्यों थी, किसके लिए थी? ट्रॉयलिस की, जो कि इसको बहुत लव करता था। इसके बाद इनकी खतरनाक रूप से क्रिटिसिज्म हुआ, भाई आप एक महिला को ऐसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हो? महिला हमेशा अनट्रस्टवर्दी या फिर धोखेबाज नहीं होती। तो इस गलती से बचने के लिए इन्होंने लेजेंड ऑफ गुड वुमेन लिखा, यानी कि इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था। और फिर 10 महिलाओं को इन्होंने जबरदस्त रूप में प्रेज करके यहां पे दिखाया। तो एक तरह से इसको बैलेंस करने के लिए जॉफरी चौसर ने हीरोइक कपलेट इसमें यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई द मूवमेंट इन विच जॉन केबल, देखो क्या क्या नाम है, जॉन केबल है, कार्डिनल न्यूमैन है, पसी है, आर.एस. फ्रॉड एटसेट्रा स्ट्रांगली एसोसिएटेड। तो ये बच्चों कोई और नहीं बल्कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है 19th सेंचुरी का। मैं आपको बता देता हूं 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में से ऑक्सफोर्ड क्यों कहा गया? क्योंकि ये बच्चों सेंटर जो इन्होंने बनाया इसका, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वही के ये सारे के सारे लाइक स्कॉलर्स हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें था क्या बच्चों? इसमें सबसे बड़ी बात थी कि रिफॉर्म करना चाहता था। इट यूज टू रिफॉर्म द कैथोलिक, या मैं कह दूं आपको रोमन कैथोलिक। ये रोमन कैथोलिक को ही रिफॉर्म करना चाहता था, बजाय प्रोटेस्टेंट्स वेज के, प्रोटेस्टेंट्स रिफॉर्म्स के। वो कहता था कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म को हटाओ भाई, हम रोमन कैथोलिक को ही रिफॉर्म करते हैं। तो एक तरह से ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इसी को रिफॉर्म करने की बात करता है, कैथोलिक यानी रोमन कैथोलिक। यही ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है 19th सेंचुरी का, जिसको सेंटर अराउंड द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी था। गेटिंग गाइस? इसे कुछ जगहों पे ट्रैक्टरेरियन भी कहा गया है, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट।
अ पीस ऑफ लिटरेचर विच डील्स जनरली विद द पासिंग ऑफ और लॉस ऑफ मैन, मतलब आदमियों का लॉस, द थिंग्स दे वैल्यू इज, राइट, मतलब उन चीजों का लॉस होना, खत्म होना, डिस्ट्रक्शन होना, एक्सेट्रा। ये किस में आएगा? क्या ये एक एलिजी में, सोनेट में, ओड में या बैलेड में? सबको पता है एलिजी। एलिजी बेसिकली किसी पर्सन के ही लॉस को नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी के, किसी मिसफॉर्चून के, किसी पर्टिकुलर कैटास्ट्रॉफी के, यानी कि नेचर के द्वारा किए गए डिस्ट्रक्शन को भी इंक्लूड करता है। तो गाइस जिसमें विक्ट्री, सॉरी क्या कहते हैं, हमारी डिफीट से लेके सारी चीजें इसमें बेसिकली फोकस की जाती है, तो ये एक एलिजी कहलाएगी। अगला हम देखते हैं ओनोमटोपिया इज डिफाइंड एज, पीछे भी पढ़ चुके हैं, हम अब भी देखेंगे भाई, ये ध्वन्यात्मक डिवाइस है, यानी अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच साउंड इज मेलोडियस। जी नहीं, वो तो मेलोडी वाला हो गया। फिगर ऑफ स्पीच वेयर इन देयर इज अ प्ले ऑफ वर्ड्स। जी नहीं, फिगर ऑफ स्पीच वेयर सच वर्ड्स आर यूज्ड हुज साउंड इमिटेट्स द एक्शन मीन्ड सेंस इंटेंडेड। सेंस उनसे मिलती है, ना कि मोनोसिलेबिक राइम। आंसर बच्चों हमारा सी बनेगा। यानी ओनोमटोपिया क्या है? अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर सच वर्ड्स आर यूज्ड हुज साउंड imitates the action made sense imitated। जैसे मैं कहूं आपको, I heard the water lapping on the crack, lapping on the crack। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे वाटर लैप कर रहा है, कल कल की आवाज कर रहा है, और ये बच्चों कल कल की आवाज बेसिकली क्या दिखाती है हमें? ओनोमटोपिया, क्योंकि हमें पता चलता है कि पानी किस तरह की साउंड वहां पे बना रहा है। तो बच्चों आज के इस सेशन में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने बैच के आने से पहले बढ़िया से प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू सो मच।